फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सबके सामने यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन पेपर 21 अगस्त 2024 को आ चुका है मॉर्निंग शिफ्ट में, और इसके पार्ट 1 में मैंने कुछ पीवाईक्यूज़ पे आपसे बात किया था, और आज हम फिर से बात करेंगे इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है, मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, कुतुब मीनार इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर कुतुब मीनार इज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। आइडेंटिफाई द फैलेसी कमिटेड इन द अबव स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में कौन सी फैलेसी है उसे हमें ढूंढना है। अणु बेतरतीब रूप में गतिशील होते हैं, कुतुब मीनार अणुओं से बना है, इसलिए कुतुब मीनार निरंतर बेतरतीब रूप में गतिशील रहता है। उपर्युक्त कथन में आए हुए तर्क दोष की पहचान कीजिए। इसमें जो तर्क दोष है वो कौन सा तर्क दोष है? इसमें तर्क दोष है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन तर्क दोष इसमें है। क्यों ये तर्क दोष है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन? इसलिए है क्योंकि फैलेसी ऑफ कंपोजिशन ये कहता है कि आप किसी एक छोटे तथ्य जो वास्तविकता में हो सकता है, उस तथ्य के आधार पर आप किसी बड़े क्षेत्र के लिए किसी बात को आप पुख्ता रूप से नहीं कह सकते हैं। आप इसे उदाहरण से समझें कि आप किसी तालाब के सामने बैठे हैं और आपने देखा कि कुछ मछलियाँ उस तालाब में उछल कूद कर रही हैं। तो आप एक आउटकम पे आप पहुंच गए, एक परिणाम, एक निष्कर्ष पे आप पहुंच गए, और आपने कहा कि इस तालाब में केवल और केवल मछलियाँ हैं। तो आपका ये निष्कर्ष ज़रूरी नहीं है कि आपके देखे गए सत्यता के एक छोटे सेक्शन से पूरे तालाब पर लागू हो सके। ठीक है, उस तालाब में मछलियाँ आपको दिखीं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मछलियाँ उस तालाब में हों। उस तालाब में बहुत सारे और भी जलीय जीव जंतु और पेड़ पौधे हो सकते हैं। ठीक है, तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन ये कहता है कि किसी एक छोटी बात को लेकर के, किसी एक सत्यता के एक छोटे फ्रैक्शन को लेकर के हम बड़ी बात को नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका जो मोशन होता है, इनकी जो गति होती है, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। ये रैंडम होती है, कभी इन किसी दिशा में जाना, कभी किसी दिशा में जाना। तो क्योंकि कुतुब मीनार जो है भाई वो आपका सीमेंट, गारे पत्थर से बना हुआ है, उसमें भी क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इधर उधर गति कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग भाई पूरी कुतुब मीनार को भी इधर उधर गति करना चाहिए। तो ये फैलेसी यहाँ पर कौन सी है? कंपोजिशन की फैलेसी है। ऐसा क्वेश्चन दोबारा आएगा या ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको फैलेसी ऑफ कंपोजिशन पे टिक करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if the statement some birds are not mammals is given as true, which of the following statements can be immediately inferred to be false? इस तरीके के क्वेश्चंस लगातार मैं देख रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी के साथ हम लोग कर सकते हैं। यदि कथन कुछ पक्षी स्तनपायी नहीं होते हैं को सही माना जाता है, तो निम्नलिखित में से किस कथन के गलत होने का तत्काल अनुमान लगाया जा सकता है? कुछ स्तनपायी पक्षी नहीं होते हैं, कुछ पक्षी स्तनपायी होते हैं, कुछ पक्षी स्तनपायी नहीं होते हैं, सभी पक्षी स्तनपायी होते हैं। ये चार आपके पास अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, और हमें ये देखना है, वन बाय वन टेस्ट करना है कि जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे हमें दिया गया है, सम बर्ड्स और नॉट मैमल्स, ये जो दिया गया है, इसको सही मानते हुए हमें वन बाय वन हम एक को टेस्ट करेंगे। सम मैमल्स और नॉट बर्ड्स, कुछ स्तनपायी पक्षी नहीं है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है भाई। जब आपको स्टेटमेंट जो सत्य दिया गया है वो ये कह रहा है कि सम बर्ड्स और नॉट मैमल्स, कुछ पक्षी स्तनधारी, गैर स्तनधारी हैं या स्तनधारी नहीं हैं, तो इसका अपोजिट भी तो हो सकता है कि कुछ मैमल्स या कुछ स्तनधारी बर्ड्स ना हों। ठीक है, तो ये सही हो सकता है, हमारा ये ऑप्शन सही है यहाँ पर। दूसरा कहता है सम बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, कुछ पक्षी मैमल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग देखिए, जब सम बर्ड्स और नॉट मैमल्स, तो बाकी के बचे हुए ऑल बर्ड्स के बारे में बात इन्होंने नहीं किया। सम बर्ड्स के बारे में बात किया तो सम बर्ड्स मे बी मैमल्स। ठीक है, ये भी बात सही हो सकती है। तीसरा है नो बर्ड्स और मैमल्स, इन्होंने कहा कि कोई भी बर्ड्स जो है वो मैमल्स नहीं है। ठीक है, सम बर्ड्स और मैमल्स और नॉट मैमल्स के आधार पर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 पे आइए, ऑल बर्ड्स आर मैमल्स। अब इन्होंने कह दिया सारे के सारे पक्षी जो हैं वो स्तनधारी हैं। ठीक है,
सारे के सारे पक्षी जो हैं स्तनधारी, ऑल बर्ड्स आर मैमल्स। लेकिन जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है भाई, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, कुछ पक्षी जो है वो मैमल्स नहीं हैं। जब ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सभी पक्षी मैमल्स होंगे? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर ये जो है, ये दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका इन्फ्रेंस, इमीडिएट इन्फ्रेंस जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट? लॉजिकली इक्विवेलेंट होने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि या तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो यूनिवर्सल हों, या तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो है वो पर्टिकुलर हों। ठीक है, एक चीज़ ये है, यहाँ पे आप देखिए सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो है वो पर्टिकुलर हैं। ओके गुड। अब हम वन बाय वन सबको देखेंगे कि सबका जो इन्फ्रेंस है वो क्या निकल करके आ रहा है। ठीक है, सम नॉन बर्ड्स आर मैमल्स, अब इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं, वही कुछ गैर पक्षी स्तनपाई होते हैं, कुछ पक्षी स्तनपाई नहीं होते हैं, कुछ गैर स्तनपाई गैर पक्षी होते हैं, कुछ गैर स्तनपाई गैर पक्षी नहीं होते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वन बाय वन अगर एक एक स्टेटमेंट पे आप ध्यान देंगे तो आप इसको जो है बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, सम नॉन बर्ड्स आर मैमल्स। ठीक है, सम नॉन बर्ड्स आर मैमल्स का मतलब ये हो गया कि कुछ गैर पक्षी स्तनपाई होते हैं। ठीक है, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, कुछ पक्षी स्तनपाई नहीं हैं। सम नॉन मैमल्स आर नॉन बर्ड्स, कुछ गैर स्तनपाई गैर पक्षी नहीं हैं होते हैं। सम नॉन मैमल्स आर नॉट नॉन बर्ड्स, देखिए ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया नॉट नॉन बर्ड्स का, यहाँ पर इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे दो निगेशन लगा हुआ, जैसे माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम लोग देखते हैं कि प्लस हो जाता है, तो नॉट नॉन को हटा दीजिए तो यहाँ पे केवल बर्ड्स बचेंगे। सम नॉन मैमल्स आर बर्ड्स, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर नया स्टेटमेंट। हम इस लिहाज से देख रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी से ज़्यादा रिलेट हो रहा है। क्यों? ये कहता है सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, कुछ पक्षी स्तनधारी नहीं हैं। ये कहता है डी कहता है सम नॉन मैमल्स, कुछ गैर स्तनपाई पक्षी हैं। ठीक है, देखिए दोनों जगह सम की बात की गई है, तो दोनों में जो लॉजिकली जो आप इक्विवेलेंसी टेस्ट कर रहे हैं इसमें आप देखिए बी एंड डी एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हैं लॉजिकली। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 4 वो सही हो जाता है। इसको हम इसको सही मान करके चलते हैं। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। यस, नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलोजिज्म? ठीक है, सिलोजिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी नीचे लिखी हुई बात सही है? सिलोजिज्म जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सल पॉजिटिव या यूनिवर्सल अफर्मेटिव के बाद यूनिवर्सल नेगेटिव, फिर पर्टिकुलर पॉजिटिव, फिर पर्टिकुलर नेगेटिव, फिर अगर सबको एक एक के साथ रखा जाए तो लगभग 6 कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, यूनिवर्सल पॉजिटिव को यूनिवर्सल पॉजिटिव के साथ रखा गया, फिर यूनिवर्सल पॉजिटिव को यूनिवर्सल नेगेटिव के साथ रखा गया, फिर इसी तरीके से फेरबदल करते हुए 6 कंडीशंस बनती हैं। उन पर भी कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, तो हम देखेंगे वन बाय वन। विद टू निगेटिव प्रेमिसेस अफर्मेटिव कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, क्या कहता है हिंदी में, दो नकारात्मक प्रस्तावनाओं के साथ सकारात्मक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर प्रेमिसेस 1 और प्रेमिसेस 2 नकारात्मक हैं तो आप उनसे पॉजिटिव परिणाम नहीं निकाल सकते हैं, किसी भी कीमत पे वो नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी हमारा क्या कहते हैं ऑप्शन सही नहीं है। ओके, दो यस, ऑप्शन बी, निष्कर्ष का विधेय लघुपद होता है। विधेय का मतलब प्रेडिकेट, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज द माइनर टर्म। ठीक है, जो आपने कंक्लूजन निकाला है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो चीज़ें होंगी। अभी कह रहे हैं जो प्रेडिकेट है उसमें प्रेडिकेट हमेशा माइनर टर्म होगा, जबकि इसका अपोजिट होता है। निष्कर्ष में या कंक्लूजन में आया हुआ प्रेडिकेट हमेशा मेजर टर्म होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये भी नहीं होगा यहाँ पर, ये मेजर टर्म होता है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया और पहला वाला ऑप्शन भी यहाँ पर जो है गलत हो गया है। ठीक है, ओके। अब मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस इन द प्रीमिसेस। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मिडिल टर्म कम से कम एक बार तो आना चाहिए दोनों जगह। अब जैसे समझो कि सभी लड़के बुद्धिमान हैं, प्रीमिसेस 1, सभी बुद्धिमान भारतीय हैं, प्रीमिसेस 2। ठीक है, तो बुद्धिमान शब्द कॉमन है, दोनों जगह आया हुआ है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बिल्कुल फिट बैठता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है हमारा। ओके, विद टू यूनिवर्सल प्रेमिसेस पर्टिकुलर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन।
ये कह रहे हैं कि अगर आप दो यूनिवर्सल प्रेमिसेस को लेकर के चलिए, जैसे जिसमें सभी की बात की गई, सभी व्यक्ति, सभी आदमी बुद्धिमान हैं, सभी बुद्धिमान पशु हैं, ठीक है, ऐसी बात इन्होंने की सभी के लिए, यूनिवर्सल के लिए, ठीक है। तो तब वो ये कह रहे हैं विद टू यूनिवर्सल प्रेमिसेस पर्टिकुलर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। जब दोनों जगह ऑल ऑल है तो आप उससे सम के लिए, मतलब कुछ के लिए आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पर। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया। द टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रेमिसेस, यस, ठीक है। जो टर्म आपका कंक्लूजन में आ रहा है वो टर्म आपका निश्चित रूप से प्रेमिसेस में होना चाहिए। जैसे मैंने भी कहा ना, लड़के, बुद्धिमान और भारतीय, तो बुद्धिमान कॉमन टर्म है तो वो गायब हो गया। लड़का, लड़के और भारतीय, ये दो क्या कहते हैं जो टर्म हैं जो आपके प्रेमिसेस में थे और वो निष्कर्ष में भी आए, तो ये बात कर रहे हैं। तो सी एंड ई आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब ये बड़ा क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चन आपके सामने, ये बड़ा क्या कहते हैं, ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा इसको देखना होगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गूमेंट। ये कहते हैं कि एनीथिंग दैट इज थिंकेबल इज नेमेबल बिकॉज इट इज थिंकेबल। अब इसको हिंदी में पढ़िए। प्राचीन भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित युक्ति, कोई बात जो विचारणीय है या अविधेय है क्योंकि यह विचारणीय है, में कौन सा तर्क दोष है। देखिए, तर्क दोष को हमेशा हमेशा जब भी हम देखते हैं तर्क दोष को, तो उसमें रीज़न को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है, रीज़न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो रीज़न है हमारा, रीज़न बिल्कुल एम्बिगुअस है, ठीक है, वो बिल्कुल सामने दिख नहीं रहा। तो ये एक तरीके का असाधारण जो त्रुटि है यहाँ पर, असाधारण त्रुटि यहाँ पर सही होना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज इज द की टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग द फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्वेश्चन कहता है कि जब कंप्यूटर को बनाया गया था, पहले जनरेशन के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया गया था। आप सबको पता है कि भाई पहला जनरेशन जो था कंप्यूटर का, वो तो बहुत बड़ा होता था, ठीक है, एक कमरे के बराबर क्या कहते हैं कंप्यूटर बनाया जाता था। तो उसमें जो पहली चीज़ यूज़ की गई थी, जिसके द्वारा उसको बनाया गया था, वो थी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब के द्वारा जो गणनाएं थी इनको करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ पर आपका सही होगा। वैक्यूम ट्यूब्स जो है आपके जनरेशन 1 कंप्यूटर के लिए है। ट्रांजिस्टर जो है जनरेशन 2 कंप्यूटर के लिए है। एकीकृत परिपथ आधारित मतलब आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आपका जो जनरेशन नंबर 3 है उसके लिए है। द्वैत कोर सीपीयू आधारित, बहुत भयानक हिंदी है, ड्यूअल कोर सीपीयू बेस्ड, ड्यूअल कोर सीपीयू बेस्ड इस समय जो हम लोग प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं, हालांकि अब ये भी जो है पुराने हो गए हैं, तो उसकी बात कर रहा है। तो ये आपका जो स्टेज नंबर 4 है उसके लिए जो कंप्यूटर जो बने हैं उसमें ये यूज़ किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 3rd सही हो जाता है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब अ ब्लॉग। किसी ब्लॉग को कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। हो सकता है कि दिए गए ऑप्शन में किसी ऑप्शन में कुछ बात सही हो, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस में बात सही हो सकती है, लेकिन हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करना है। पहला है अ वेबसाइट दैट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू कोलैबोरेट एंड क्रिएट, ठीक है। देखो यहाँ पर एक वेबसाइट जो बहुत प्रयोगकर्ताओं को सहयोग करने और सूचना सृजन करने देती है, ठीक है। ये अमूमन ब्लॉग में होता क्या है कि एक व्यक्ति अपनी सूचनाओं को खुद से जो है किसी वेबसाइट पर जाकर के दर्ज करता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर बात की गई बहुत से प्रयोगकर्ताओं को सहयोग करने और सूचना सृजन करने में सहायता देता है। मे भी हो सकता है, लेकिन एप्रोप्रिएट नहीं है ये। ऑप्शन नंबर 2 आइए। वेबसाइट पर ऐसी पोस्टों की कालानुक्रमिक सूची जो प्रायः प्रकार से एक लेखक द्वारा एक विषय पर लिखी गई हो। बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति किसी एक वेबसाइट पर लगातार कोई चीज़ें लिख रहा है और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रहा है, ठीक है, 1 साल पहले क्या लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा, डेट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन उसमें है, ठीक है, ये सही है, माना जा सकता है ये होगा।
श्रव्य और दृश्य मतलब ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल का मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं तो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ब्लॉग नहीं कहा जाएगा, वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कहे जाएंगे, ठीक है। चौथा है यहाँ पर आपके सामने कि अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट दैट अलाउज यूजर्स टू सब्सक्राइब टू व्यू कंटेंट अपडेट्स फ्रॉम अ क्रिएटर, ठीक है। अगर एक ऐसा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जिसमें कि आप किसी की वेबसाइट पर जा कर के कोई चीज़ सब्सक्राइब करें और फिर उसमें कंटेंट डाउनलोड करें, फिर उसको आप बाद में आप उसको अपडेट करके भी जो है कंटेंट डाउनलोड करें, तो ये जो है ब्लॉग का एक वो नहीं है। तो ब्लॉग का जो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो नज़र आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर 2। हालांकि ऑप्शन नंबर 1 में भी कुछ चीज़ें कुछ हद तक ठीक हैं, ठीक है। तो हम लेकिन हमारे पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से। अब इन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स ए टू ई दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। द डैश इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बच्चा बच्चा जानता है भाई कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आपके सामने ऑप्शन नंबर बी पहले आएगा, यहाँ पर देखिए पहले 1 या 4 पे है बी, ओके। फिर कह रहा है कि एंड द डैश प्रोसेसर मेड बाय इंटेल। इंटेल एक कंपनी है जो प्रोसेसर बनाने का काम करती है। इसका इसका इसने जो एक प्रोसेसर बनाया है उसको हम पेंटियम के नाम से जानते हैं, इंटेल पेंटियम, ठीक है। इंटेल पेंटियम इसका एक जो है प्रोसेसर है। अब यहाँ पे बी के बाद डी आ जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 फर्स्ट यही सही है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए आगे क्या कहता है। यस, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन गीगा हर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज मतलब हो गया जो इसकी यूनिट हो गई हर्ट्ज हो गई। हर्ट्ज में मतलब जो प्रोसेसर होता है उसकी गणना को हम हर्ट्ज में मापते हैं, क्योंकि ये एक आवृत्ति फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी को हमेशा हर्ट्ज में नापा जाता है, ठीक है। अगला कहता है कि यस, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन डैश। द डैश इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। बच्चा बच्चा जानता है भाई कि रैम जो होती है वो वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल क्यों होती है? वोलाटाइल इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही आप काम धाम करने के बाद आपने अपने कंप्यूटर महाराज को जो है बंद किया, कंप्यूटर महाराज के बंद होते ही रैम में पड़ी हुई सारी की सारी मेमोरी फुर हो जाएगी, इसलिए इसको रैम बोलते हैं, ठीक है। ओके, फिर ये कह रहे हैं कि is a volatile memory, whereas dash is used in most computers to hold a small special piece of software known as the boot up program। boot up program के लिए बात कर रहा भाई, boot up program के लिए बात कर रहा, तो इसमें रीड ऑनली मेमोरी यूज़ होती है, रोम, ठीक है, रोम यूज़ होती है, ठीक। हिंदी में भी वही चीज़ है। अब देखिए हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो लोशनी स्मृति होती है, जबकि का प्रयोग अधिकांश कंप्यूटरों में बूटअप प्रोग्राम के रूप में ज्ञात सॉफ्टवेयर, मतलब कुछ ऐसे जो हाँ, एक एक टन के पत्थर के बराबर शब्द हैं यहाँ पर। तो हम फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ पे बस ऑप्शन नंबर 1 है। इसलिए जब भी इस तरीके के आप आईसीटी के कुछ क्वेश्चंस कीजिए तो उसको इंग्लिश में ही कीजिए। हिंदी में आप करेंगे तो आपका दिमाग जो है वो सातवें आसमान पे चला जाएगा हिंदी पढ़ करके, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक लिस्ट में दिया गया है मालवेयर का टाइप, दूसरे लिस्ट में दिया गया है उन मालवेयर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं दी गई हैं। अब ये कहता है कि आप मालवेयर और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एक दूसरे को मैच कीजिए। मालवेयर क्या है? एक तरीके का मैलिसियस प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में घुस करके, आपके लैपटॉप में घुस करके, मार धाड़ करके जितनी भी फाइल है सबको तहस नहस कर देता है। अब बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स क्या करता है। ट्रोजन हॉर्स का काम ये है, ये एक मालवेयर है जो ट्रोजन हॉर्स के नाम से मशहूर है, ठीक है। ये दरअसल अपने आप को बिल्कुल छुपा करके जाता है, ठीक। मतलब ये दिखाता कुछ और है अपने आप को कि मैं ये फाइल हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो एक मलिशियस वो होता है, प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को हार्म करता है, ठीक है। तो ए का होगा यहाँ पे देखिए, यस, कंटेन्स अनएक्सपेक्टेड कोवर्ट इफेक्ट, गुड। दूसरा है यहाँ पे बी ऑप्शन है हमारे पास वर्म। वर्म क्या करता है? वर्म अपने आप को रेप्लिकेट करता है। वर्म का काम ये होता है कि ये पहले आपके सिस्टम में घुसेगा, कुछ नहीं करेगा, चुपचाप शांत बिल्कुल बैठा रहेगा। पहले अपने आप को 1 से 2 करेगा, फिर 2 से 4 करेगा, 4 से जो है 16 करेगा। इस तरीके से करते 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 अपने आप को इतना बढ़ा लेगा कि आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी है ना उसकी ऐसी की तैसी कर देगा ये, ठीक है। तो वर्म जो होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, तो प्रोपेगेट्स कॉपीज ऑफ इट सेल्फ थ्रू अ नेटवर्क। तो ए का हो जाएगा 4 और भैया बी का हो जाएगा 1। तो किसमें? ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 है ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सही हो जाता है, कौन सा? ये सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा।
ये इसका हिंदी भी वही है, इसमें आप देखिए हिंदी में भी लगभग लगभग कुछ वैसी बातें लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज फर्स्ट ओपन फॉर सिग्नेचर ड्यूरिंग किस क्या कहते हैं कार्यक्रम, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के दौरान कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, जैविक विविधता पर सम्मेलन को प्रथम बार हस्ताक्षर के लिए निम्नलिखित में से किसके दौरान रखा गया था? ये रखा गया था अर्थ समिट के दौरान। अर्थ समिट के दौरान इसे रखा गया था, इसे आपको याद रखना है। अर्थ समिट के दौरान इसको रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। To understand the global climate change, GCM model are widely used. GCM stands for, देखिए GCM की दो यहाँ पे एब्रीविएशंस हैं उसके, ठीक है, दो इसके फुल फॉर्म है, उसको तुमको ध्यान में रखना है। GCM को हम बोलते हैं जनरल सर्कुलेशन मॉडल भी बोलते हैं, जनरल सर्कुलेशन मॉडल भी बोलते हैं इसको हम, और इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। यस, तो हमारे पास ऑप्शन बी एंड सी सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही हो जाता है, बी एंड सी, बी एंड सी, ठीक है। यस, तो यहाँ सही हो जाएगा बी एंड सी। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिजॉल्व ऑक्सीजन DO, अ वाटर क्वालिटी पैरामीटर इज एसेंशियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। ये कह रहे हैं कि DO एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी क्वालिटी का पैरामीटर है जो एसेंशियल है निम्नलिखित में से किसके लिए? रिवर वाटर के लिए, लेक वाटर के लिए, टैप वाटर के लिए, या अंडरग्राउंड वाटर के लिए, या पॉन्ड वाटर के लिए। तो आप ये देखिए कि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो कहाँ होगी मैक्सिमम, और कहाँ कम होने की संभावना है। तो जो टैप वाटर आता है आपके पास, टैप वाटर जो है वो आता है ट्रीटमेंट प्लांट से। तो ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है कि बहुत सारी अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है, उन अशुद्धियों के साथ बहुत सारी चीज़ें भी निकल जाती हैं, और ऑक्सीजन का लेवल भी थोड़ा इसमें कम हो जाता है। एक ऑप्शन है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अंडरग्राउंड वाटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर जो पानी बिल्कुल ज़मीन की सतह से बहुत मतलब सैकड़ों फीट नीचे है, जाहिर सी बात है इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, अब रिवर वाटर है, जो पानी लगातार फ्लो कर रहा है, जो पहाड़ों से पठारों से बहता हुआ वो आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन मतलब उसमें ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रिवर वाटर में ज़्यादा होगा, रिवर वाटर में, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाता है। लेक वाटर भी सही होगा। क्यों? क्योंकि जो बरसात से इकट्ठा हुआ पानी से, या नदियों के पानी से नदियों के पानी से बने हुए लेक से जो है उसमें ही क्या कहते हैं ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। पॉन्ड वाटर कोई छोटा तालाब है, उसमें भी ऑक्सीजन का जो लेवल है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए, बी एंड ई बचता है, ए, बी एंड ई ओनली। तो हमारे पास जो ऑप्शन सही है वो है ए, बी एंड ई ओनली। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ब्रीडर रिएक्टर, अब इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, प्रजनक रिएक्टर में, प्रजनक रिएक्टर, ठीक है। इन अ ब्रीडर रिएक्टर किस में यूज़ होता है? ब्रीडर रिएक्टर यूज़ होता है एटॉमिक रिएक्टर्स में, ठीक है। अब एटॉमिक रिएक्टर के बाद जो ब्रीडर रिएक्टर है ये उसका जो है बेटा है, ठीक है। कैसे बेटा है? जो एटॉमिक रिएक्टर कन्वेंशनल या जो पुराने एटॉमिक रिएक्टर होते थे, उन रिएक्टर्स में एक डिसएडवांटेज ये था कि जब उसमें ईंधन के रूप में आप कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे मान लो यूरेनियम डाल रहे हो, तो वो क्या करता था, पहले यूरेनियम को विखंडित करता था, उसके बाद चेन रिएक्शन शुरू होता था। चेन रिएक्शन शुरू होने के बाद फिर क्या कहते हैं, वो धीरे 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 उससे जो है ऊर्जा एकत्रित करते थे वो। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता था कि लगातार जो है ऊर्जा का जो सब्सटेंस जो डाला गया था वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर करता हो, वो धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे जाता है। लेकिन जो ब्रीडर रिएक्टर है, ब्रीडर रिएक्टर का काम ये है कि जब इसमें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाला जाता है तो ये इसको विखंडित करता है, पहले मतलब तोड़ता है। तोड़ने के बाद जो उससे जो प्रोडक्ट निकल करके आता है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स निकल करके आते हैं, वो उनकी जो उत्पादन है, वो जो उत्पादन जो सामने आता है वो डाले गए ईंधन से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि अगर ऐसा किया जाए तो हमारे रिएक्टर्स की इफ़िशियंसी कई गुना बढ़ जाएगी। तो रिएक्टर्स में इस तरीके के ब्रीडर रिएक्टर अब यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना क्या,
विखंडनीय पदार्थ खपत की तुलना में अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है कि मोर फिसल मटेरियल्स आर प्रोड्यूस दैन इट इज़ कंज्यूम्ड। नाउ लेस फिसल मटेरियल्स आर प्रोड्यूस दैन इट इज़ कंज्यूम्ड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अभी तक हमें सही दिखाई दिया, तो ये नहीं होगा। और न्यूट्रॉन्स आर स्लोड डाउन बाय मॉडरेटर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये लगातार ये प्रक्रिया होने के लिए न्यूट्रॉन्स जो है अपना काम करते रहते हैं। U-238 अ फिसल मटेरियल इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लूटोनियम 239 अ फर्टाइल मटेरियल। ये दरअसल ये अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, प्लूटोनियम 239 को यहाँ रख दिया जाए और इसको यहाँ रख दिया जाए, क्यों? क्योंकि जब यूरेनियम 238 को का विखंडन किया जाता है तो उसमें से हमको प्लूटोनियम मिलता है, ना कि प्लूटोनियम से हमको यूरेनियम मिलता है। ठीक है, ये तो ये भी नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है आपको। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही होता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाता है। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अ वाटर बॉडी बिकम्स एक्सट्रीमली लो इन न्यूट्रिएंट कंटेंट देन इट इज़ कॉल्ड एज। जब एक जलाशय के पोषक तत्व अत्यधिक रूप से कम हो जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? अब एक जलाशय आप लीजिए और उसमें से अगर आप पोषक तत्व को निकालते जाइए तो उसमें लगभग 3-4 स्टेजेस बनेंगी। पहली जो इन्होंने बताया है डिस्ट्रॉफिक स्टेज क्या बनेगी? हम जैसे मनुष्यों की वजह से ऐसे डिस्ट्रॉफिक जो लेवल है वो बनते हैं। डिस्ट्रॉफिक लेवल कैसे बनेंगे? जो हम लोग फैक्ट्रियों से जो केमिकल्स निकाल रहे हैं, जो वहाँ से वेस्ट निकाल रहे हैं, वो सारा का सारा अगर किसी वाटर बॉडी में जा रहा है तो उस वाटर बॉडी को वो इतना हार्म करेगा कि सारा न्यूट्रिएंट्स तो उसी समय मर जाएगा फांसी लगा के, और उसमें बचेगा कुछ नहीं, उसमें केवल जहरीले तत्व बचेंगे। वो इतना जहरीला हो जाता है कि इसमें मरकरी और ऐसे ऐसे जो है विषैले इसमें रसायन हो जाते हैं कि जो अगर आपकी बॉडी में चले जाएँ तो वो मतलब विदिन 6 मंथ आपके जो है बॉडी में कहीं ना कहीं उसका हार्मफुल इफेक्ट आ जाएगा। तो डिस्ट्रॉफिक जो हो गया बिल्कुल वो ह्यूमन मेड जो सॉलिड वेस्ट है इसकी वजह से किसी वाटर बॉडी में बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स के ख़त्म हो जाने की स्थिति को दर्शाता है। दूसरा है ऑलिगोट्रॉफिक हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पे। ऑलिगोट्रॉफिक सही ऑप्शन क्यों है, इस पे हम बात करते हैं। ऑलिगोट्रॉफिक का मतलब ये हो गया कि कोई एक ऐसी वाटर बॉडी है जिसमें साधारण तौर पर जलीय जीव जंतुओं के जीने के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उससे उसका लेवल काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स का लेवल ख़त्म नहीं होता। उसमें भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें रहेंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में हो जाएंगे वो। ठीक है, तो उसमें आपको मछलियाँ कम मिलेंगी, उसमें आपको हो सकता है एल्गी कम मिले, उसमें आपको हो सकता है और जो है डाइवर्सिटी कम मिले उसमें। तो ऑलिगोट्रॉफिक हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होता है। और देखते हैं मेसोट्रॉफिक क्या है। मेसोट्रॉफिक समझ लो कि किसी वाटर बॉडी में जो मॉडरेट पर्याप्त जो मतलब एकदम साधारण अच्छी अवस्था कही जाती है किसी क्या कहते हैं वहाँ पर जलीय जीव जंतुओं के जीने के लिए और उनके पनपने के लिए रिच न्यूट्रिएंट्स के साथ, तो वो होती है मेसोट्रॉफिक। और यूट्रॉपिक का मतलब हो गया कि बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल मान लो भगवान ने छप्पर फाड़ के दे दिया, न्यूट्रिएंट्स ये लो तुम लोग खाओ, तो ये यूट्रॉपिक हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन जो है यहाँ पर वो हो जाएगा ऑलिगोट्रॉपिक। क्यों पूछ रहे हैं? व्हेन अ वाटर बॉडी बिकम्स एक्सट्रीमली लो इन न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान वॉज। तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप को लिया गया था, उसको उसमें इन्होंने उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है। 1961 से लेकर के 1966 तक हमारे देश में तृतीय पंचवर्षीय योजना कार्यरत थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 आपका दिख रहा है, सेटिंग अप एग्जामिनेशन रिसर्च यूनिट्स इन सम यूनिवर्सिटीज़। यस, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का चुनाव किया गया जहाँ पर रिसर्च को लेकर के, जहाँ पर एजुकेशन को लेकर के, जहाँ पर डेवलपमेंट और एजुकेशनल एडवांसमेंट को लेकर के बात की गई थी, तो वो हुआ था हमारे यहाँ तीसरे पंचवर्षीय योजना में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होता है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो आज के लिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए लेकर के आया था। इन क्वेश्चंस को आप जो है रिवाइज़ कीजिएगा और हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपके सामने फिर से आ जाएं। तो तो मैं मिलता हूं फिर आपसे बाद में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा।